हकीम साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। पहले तो आप पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में तशरीफ़ लाए, आपका इंतहाई वार्म वेलकम और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सवाल आपसे ये है डॉक्टर हकीम साहब कि एक हम बात सुनते हैं आम तौर पे और हकीम साहिबान हमें ज़्यादातर ये कहते हैं कि मुतवाज़न ग़ज़ा होनी चाहिए। ये मुतवाज़न ग़ज़ा हकीम साहब होती क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पर ग़िज़ा का मकसद हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए खुराक का नाम ग़िज़ा है। मुतवाज़न का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी खुराक को बैलेंस करें, ये मुतवाज़न ग़िज़ा है। अगर हमें प्रोटीन की ज़रूरत है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट, ऑयल की ज़रूरत है तो ऑयल, मिनरल तो विटामिन, तमाम चीज़ों को बैलेंस करना अकॉर्डिंग टू नीड, ये है बुनियादी चीज़। अकॉर्डिंग टू नीड का मकसद मेरा बुनियादी तौर पर अंडरलाइन ये है कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है वो मैं लूँ, जो चीज़ मुझे नुकसान दे रही है मेरे इल्म के मुताबिक उसे मैं रोक दूँ, यही मुतवाज़िन ग़िज़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ की ग़िज़ा भी एक ही हो, शुगर के पेशेंट की दवा भी ग़िज़ा भी एक ही हो। तो इन मुतवाज़िन ग़िज़ा का मतलब अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट ऑफ अ पर्सन, अपनी खुराक को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुतवाज़िन करना। मेरा ख़्याल है कि ये शायद एक ब्रॉड उसकी तारीफ़ हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाइएगा? अगर मुतवाज़न ग़िज़ा को मैं बैलेंस्ड डाइट भी कह सकता हूँ? एब्सोल्युटली कह सकते हैं। क्या चीज़ होती है ये? अच्छा, बैलेंस डाइट भी आपके पास एक रिलेटिव स्टेट है, एक एब्सोल्यूट स्टेट नहीं है, यानी कि हतमी चीज़ नहीं है। हतमी चीज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम सब रिलेटिविटी में एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। दो लोगों की उम्र एक जैसी नहीं है, उनका जिस्म एक जैसा नहीं है, उनका मेडिकल स्टेटस एक जैसा नहीं है, उनका एक्टिविटी, उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा नहीं है, एक्टिविटी लेवल एक जैसा नहीं है। सो द डाइट, अ बैलेंस डाइट इज अ रिलेटिव स्टेट फॉर एवरीवन। किसी के लिए कुछ मुतवाज़न ग़िज़ा होगी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए 1 मील अ डे ओमेड मुतवाज़न होगी, किसी के लिए फॉर एग्जांपल किसी को गर्ड है, उसका बार बार एसिड ऊपर आता है, 5 मील्स अ डे मुतवाज़न ग़िज़ा होगी। लेकिन देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो जनरलाइज्ड हैं, जो सब पर अप्लाई होते हैं, और वो ये है कि आपने अनहेल्दी खाना नहीं खाना है, आपने रिफाइंड नहीं खाना है, आपने शुगर नहीं खाना। रिफाइंड से मुराद वो है कि जिसको ह्यूमन टच लग गया प्रोसेसिंग का, यानी उसका मतलब है कि जिसकी मशीनरी में प्रोसेसिंग हो गई है, जिसमें एडिटिव्स ऐड हो गए हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो गए हैं, फ्लेवरिंग्स ऐड हो गए हैं, कलर्स ऐड हो गए हैं, शुगर ऐड हो गया है, म्यूटेटेड, ऑक्सीडाइज्ड, डैमेज्ड वेजिटेबल ऑयल ऐड हो गया है, तो ये उसकी रिफाइनिंग हो गई। चाहे वो मशीन के थ्रू हो गई, चाहे वो आपके पास सड़क के कोने पे कोई तवा पड़ा हुआ है, कोई पकौड़े बेच रहा है, उसने 10 बार तला हुआ तेल दोबारा तल के उसमें आपको पकौड़े दे दिए, तो ये भी रिफाइंड आ गया, क्योंकि रिफाइनिंग हो गई ना इसकी। इसका मतलब पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, जैसे हकीम साहब फरमा रहे हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। हकीम साहब, एक नाश्ते को अगर लें तो एक हेल्दी इंसान जो है, जिसको कोई ज़ाहरी बीमारी नहीं है, उसके लिए एक हेल्दी नाश्ता एक आम आदमी के लिए आपके ख्याल में मुतवाज़न क्या होना चाहिए? सर, डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत से बात फरमाई कि हर शख्स की ग़िज़ा अलग है, उसकी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत के मुताबिक। अब अगर मैं आम तौर पर देखता हूँ, इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो कॉन्टिनेंट्स के एतबार से है, जगहों के एतबार से है, ज़मीन के एतबार से है, ज़मीन के पानी के एतबार से, हर चीज़ मुख्तलिफ है। आपने जो फरमाया कि जी नाश्ते को किस तरह बैलेंस किया जाए, बहुत सारे लोग अंडे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। रोज़ाना एक अंडा, एक नॉर्मल आदमी की अगर बात करूं तो शायद 2 अंडे, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा फाइबर जो अनाज की सूरत में है वो मौजूद हो। डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि रिफाइंड ना हो, तो इसका मतलब ये कि हम ये इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमें सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि वो रिफाइंड भी है और उसके साथ ईस्ट भी शामिल है। और अगर फ़र्ज़ करें कि हम नॉर्मल डाइट की बात करते हैं तो बेछने आटे की रोटी, और एक मुकाम पर हदीस पाक में मौजूद है कि रात की रखी हुई रोटी, बासी रोटी, अब उसकी बासी रोटी के जो एंजाइम्स हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो तमाम चीज़ें उसके अंदर ऐड हो गई हैं, अगर उसको हम शामिल करें तो वो एक बेहतरीन ग़िज़ा होगी। और अगर तिब्ब नबवी के एतबार से बात की जाए तो फिर बेहतरीन नाश्ता जो है वो तलबीना है, जिसमें जौ का दरिया हो, उसमें खजूर डली हुई हो और उसमें शहद हो। ये तलबीना एक बेहतरीन आइडियल नाश्ता हो सकता है। ये आपकी बात जो है ना बड़ी वाज़ेह और बड़ी बैलेंस्ड आपने बात की हकीम साहब। उन्होंने कहा कि बासी रोटी खानी ना, ठीक है, और ये
तरीक़ाकार भी साहबा का रहा है कि रात की रोटी। अब मैं जब नई किस्म की वीडियोस देखता हूँ ना, और वो आदमी जो कि कहता है कि मैं अपना अब ग्लूकोज चेक करने लगा हूँ, यहाँ पे उन्होंने मीटर लगाया होता है ये खाने का, वो कहते हैं कि जब कोई ब्रेड फ्रीज करने के बाद खाई जाए तो उसकी शुगर का जो हाइप है वो भी कम होता है। क्या वाकई बासी खाने में जो ताज़ा ना हो वो फ़ायदा होगा उससे? डेफिनेटली फ़ायदा होता है। उसके पीछे दो रीजंस है, एक तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और दूसरा वो आपकी बॉडी में प्रोबायोम के लिए ज़्यादा हेल्दी डाइट बन जाती है। प्रोबायोम हमारी गट का वो बैक्टीरिया है जो कि एग्जैक्टली गुड बैक्टीरिया जो खाने को फर्मेंट करके खाने से ग्लूकोज की स्पीड से आंतों से निकल के ब्लड स्ट्रीम में जाना है उसको रेगुलेट करता है। वो उस प्रोबायोम के लिए ज़्यादा फ्रेंडली बन जाता है। उसकी जो रेगुलेशन है डाइजेशन की जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जितनी कम स्पीड होती है, जैसे अभी हकीम साहब ने कहा कि जौ का दलिया भी इसलिए इतना फेमस है क्योंकि जौ में बड़ा विशियस फाइबर होता है बीटा पैक्टिन। बीटा पैक्टिन ठीक ठाक टाइम लगाता है हजम होने में, स्टमक में भी आपके पास पानी पेट भरा रहेगा। बीटा पैक्टिन बेसिकली होता क्या जौ में कि वो स्टमक में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, पानी को अट्रैक्ट करता है, जेल बना देता है। वो जेल बहुत टाइम लगा के डाइजेस्ट होती है और फिर आंतों से भी ब्लड शुगर स्लो स्पीड से निकलता है। तो ये जो फ्रीज हुई रोटी है ना, इसकी भी डाइजेशन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। हम सिंपल शुगर्स को, चीनी को बुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो स्पीड ऑफ डाइजेशन है वो क्विक होती है। जितनी क्विक होती है स्पीड ऑफ डाइजेशन वो उतनी जल्दी ब्लड में शुगर स्पाइक करता है। तो इन चीज़ों की कम होती है तो डेफिनेटली इट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। डॉक्टर साहब, मीट जो है, गोश्त जो है, ये कितनी जल्दी हजम होता है या नहीं हजम होता है, या किस तरह का गोश्त जो है उसको मुतवाजन गोश्त कहेंगे? क्योंकि हम हदीसों में पढ़ते हैं आमतौर पे कि सिर्फ गोश्त की दस्ती जो है वो पकाई गई, तो वो हेल्थ के मामले में कैसी है? देखिए जी, हर पार्ट्स के अपने फायदे होते हैं। जो कुकिंग मेथड है ना गोश्त का, वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन करता है। गोश्त बनाने का बेहतरीन तरीका ये कि उसको भूना जाए। आप बारबेक्यू अगर गोश्त खा रहे हैं, आपने उसकी तासीर डेंजरस कर दी है। मैं बताती हूँ क्यों। अगर उसकी तासीर डेंजरस कर दी, खतरनाक, बारबेक्यू बहुत अनहेल्दी है। बारबेक्यू जब आप खाने को करते हैं तो उसमें एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं जिनको कहते हैं नाइट्रोसामीन्स। नाइट्रोसामीन्स जिस्म में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करने वाला कैंसरस पाथवे उसको एक्टिवेट करते हैं, और बारबेक्यू में वो बहुत तेजी से बनते हैं। आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन करने वाले केमिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज, बारबेक्यू को बहुत ज्यादा लोग अक्सर कहते हैं ना बारबेक्यू हमने हेल्दी खाना खाया। बारबेक्यू इतना अनहेल्दी खाना है। जो डाइट कर रहे होते हैं वो बारबेक्यू खाते हैं, इतना कैलोरीज कम है ना। हमारा तो दिमाग, हमारी सुई कैलोरीज पे अड़ी है, हमने कैलोरी से आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो कैलोरीज की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, तो बाद में आती है। बात होती है हेल्दी की या अनहेल्दी की। आपने बेशक कम कैलोरीज ले ली, लेकिन वो आपने गलत चीज की ले ली, तो आपको क्या फायदा हुआ? दूसरा, जो आप ग्रिलिंग मेथड्स यूज करते हैं, कुकिंग मेथड्स पे भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हमें कभी बात करनी चाहिए। ग्रिलिंग मेथड भी अनहेल्दी मेथड है। गोश्त आपने खाना है, आप भुना हुआ गोश्त खाएं, सालन वाला। आप गोश्त को जितनी देर भूनेंगे, गोश्त में से उतना ही फ्लेवर रिलीज होगा, उतने ही फायदे रिलीज होंगे, और जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं डॉक्टर साहब वो उसी सालन में रहेंगे, उसी मसाले में रहेंगे। टेंडन्स, कार्टिलेज, चर्बी, ये चीजें गोश्त को हेल्दी बनाती हैं। यानी कि हम वो जो गोश्त के ऊपर से चर्बी उतारते हैं वो हमें नहीं उतारनी चाहिए। वो नहीं उतारनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है खवातीन के लिए। वो जो इतना वक्त आया करती हैं चर्बी उतारने का, वो गलत है, नहीं उतारनी चाहिए। हम लोग गोश्त बनवाने जाते हैं तो हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप गोश्त में से चर्बी निकाल दें। चर्बी ना निकालें, आपके ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक भी नहीं आता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो गोश्त की चर्बी होती है, जब आप उसको खाते हैं तो वो विटामिन ए, डी, ई और के को आपके जिस्म में बेटर एब्जॉर्ब करती है। और जो आपकी पित्ते से, आपके लिवर से डाइजेस्टिव फ्लूइड निकलता है पित्ते में जाने के लिए, बाइल, उसको रिलीज होने में बेटर हेल्प करता है। आपको गैस और ब्लोटिंग नहीं होगी खाना खा के। तो प्लीज चर्बी को मत फेंकें। साहब, एकदम मेरे दिमाग में बात आई कि अगर आप पेशावर की तरफ जाएं तो मोटे पठान आपको कम नजर आते हैं। हालांकि शनवारी और कढ़ाई जो है वो वहाँ पे ज्यादा है, लेकिन आप वहाँ की कढ़ाई को देखेंगे तो वो कढ़ाई में पानी नहीं डालते, वो गोश्त डालते हैं, टमाटर डालते हैं या दही डालते हैं और उसको ढक देते हैं। वो सारा पानी जो है वो चर्बी का अपना निकलता है। सबसे हेल्दी फैट है बीफ टेलो या टेलो फैट जो आप जिसको कहते हैं, सबसे हेल्दी फैट ही है।